हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इतिहास के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, दैट इज़ नोन एज अलेक्जेंडर्स इन्वेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एज यू नो दैट सिकंदर वॉज अ वेरी फेमस historical person of Greek history, but not only Greek history, but we could take him. He is taken as the great person, great conqueror of the world, so that he is known as the conqueror of world. सिकंदर को विश्व विजेता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सिकंदर का उद्देश्य विश्व को आक्रांत करना था, विश्व को जीतना था, विश्व भर में अपनी प्रतिभा और मेधा और अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना था। तो इस दृष्टिकोण से सिकंदर एक महान व्यक्तित्व रहा इतिहास का। सिकंदर के अगर प्रारंभिक इतिहास पर जाएं तो हम पाते हैं कि सिकंदर विश्व इतिहास का एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जो 3 महादेशों से विशेष रूप से संबंधित रहा। सिकंदर का जन्म यूरोपीय महाद्वीप में हुआ। सिकंदर का जन्म मुख्यतः आपके यूनान के पेल्ला नामक स्थान पे 356 BC में ईसापुर में हुआ था। ठीक है, दैट वाज द पर्टिकुलर प्लेस नेम्ड पेल्ला वेयर ही टुक बर्थ इन 356 एंड द पेरेंट्स ऑफ सिकंदर वर ओलंपिया एंड फिलिप सेकेंड। उसके पिता का नाम फिलिप सेकेंड और उसकी माता का नाम था ओलंपिया। एंड द डायनेस्टी with which he was associated that is known as आर्गिड डायनेस्टी। सिकंदर की डायनेस्टी वंश का नाम था आर्गिड वंश, जिस वंश से सिकंदर संबंधित था। और इस वंश का जो पहला शासक था वो था कार्नोस। इस वंश का पहला शासक था कार्नोस। तो ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के जो पिता पहले मकदूनिया के राजा थे, जो छोटा सा राज्य था, जो बेसिकली आपके यह मुख्यतः आपके मध्य मकदूनिया में स्थित एक राजधानी नगर था, जहाँ से इसका एक पॉलिटिकल इमर्जन की इसकी शुरुआत होती है। फिलिप की आगे चल के फिलिप जो इसके पिता थे, फिलिप द्वितीय, उसकी हत्या पोसाइनियस के नेतृत्व में पोसाइनियस ने कर दिया था। पोसाइनियस जो थे यह इनके पिता के अंगरक्षकों के हेड थे। उन्हीं के षड्यंत्र से इनके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। और फिलिप की हत्या करने के बाद उस टाइम में सिकंदर जब फिलिप की हत्या हुई वह आपका ईयर था, दैट वाज द ईयर ऑफ 336 BC, 336 था। और उस समय सिकंदर की एज थी 20 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ही got the throne. He enthroned. He was coronated as the king of Macedonia. तो वह उस समय वहाँ का राजा बना। सिकंदर के बारे में और अगर हम महत्वपूर्ण स्रोतों पर जाएं तो हमने कहा सिकंदर के जब अगर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें, सिकंदर के इतिहास के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें से ज़्यादातर सोर्स जो हैं कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं, कंटेम्प्रेरी ट्रेवलर्स हैं, जो बेसिकली यूनान से यूरोप के क्षेत्रों से आते हैं। और उसके बाद कुछ समकालीन भारतीय स्रोत हैं जो सिकंदर के बारे में, सिकंदर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस हैं। देयर आर so many sources that reveal the history of Alexander and what was the importance of his invasion. So all these things we found in many sources of Indian history as well as in Greek history. सिकंदर के संदर्भ में जो सबसे प्रमुख इतिहासकार हैं वे हैं आपके अरिस्टोब्यूलस ने हिस्ट्री ऑफ वार नामक एक बड़ा फेमस ग्रंथ लिखा। हिस्ट्री ऑफ वार दैट वाज रिटन बाय अरिस्टोब्यूलस। हिस्ट्री ऑफ वार या अरिस्टोब्यूलस ने इस ग्रंथ को लिखा और इसमें सिकंदर के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा एक सिकंदर के जीवनी कार है लिखा है, वो है लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। ये लिखे हैं ऑनेस्ट सिक्विटस। जो ऑनेस्ट सिक्विटस ने लिखा है लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, लाइफ ऑफ ALEXANDER अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर ऑनेस्ट सिक्विटस ने लिखा है। इसके बाद नियार्कस अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार माने जाते हैं और जो सिकंदर के जहाजी बेड़े का यह आपके पायलट था।
तो इसने भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है नियार्कस ने। इसके बाद आते हैं एरियन, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण किताब लिखा, एक लिखा द एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के अभियान, अलेक्जेंडर की विजय, और दूसरा इनका ग्रंथ है आपके हेलेनिका। ठीक है, तो एक है इनका ग्रंथ जो है आपका हेलेनिका, और दूसरा जो ग्रंथ है आपके द एनाबेसिस। ठीक है, तो एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमको सिकंदर के संदर्भ में दिया है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, दैट इज नोन एज कर्टियस, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट यह कर्टियस ने लिखा है, और कर्टियस ने इसका वर्णन किया है, कर्टियस ने पोरस और सिकंदर के युद्ध का वर्णन किया है। तो बहुत सारे हमारे पास इनसे जानकारी मिलती है। जबकि आधुनिक इतिहासकारों में सिकंदर के जो प्रमुख जीवनीकार हैं उनका नाम है फिलिप फ्रीमैन, उनका नाम है फिलिप फ्रीमैन। फिलिप फ्रीमैन ने भी एक जो ग्रंथ लिखा है वह है आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट किसने लिखा है? फिलिप फ्रीमैन। तो फिलिप फ्रीमैन जो हैं ये भी सिकंदर के जीवनीकार हैं, फिलिप फ्रीमैन। जबकि अकबर द ग्रेट मुगल यह लिखा है विंसेंट स्मिथ ने। ओके, इसके बाद सिकंदर का इतिहास हमको समकालीन इतिहासकारों में अगर देखें तो प्लूटार्क के इतिहास से मिलता है। प्लूटार्क ने जो किताब लिखी इसका नाम है लाइव्स, LIVES, लाइव्स। इस लाइव्स के 57 से लेकर 67वें अध्याय तक, ठीक है, फ्रॉम 57 to 67 इसके जो आपके भाग हैं जी, इसके पार्ट्स हैं, उसमें हमको भारत का इतिहास और सिकंदर के संदर्भ में जानकारी मिलती है। प्लूटार्क ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने का भी उल्लेख किया है। मिलने का उल्लेख किया, वो आगे कहता है कि इस मुलाकात के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षा को सुनकर, उसकी बातों को समझकर सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर ने उसे मृत्युदंड दे दिया, लेकिन सिकंदर वहाँ से भाग गया। अब वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य भाग गया और चंद्रगुप्त मौर्य भाग के चाणक्य के पास पहुँचा। चाणक्य को जब जो पूरी व्यथा बताई, पूरा इतिहास बताया, उसके प्लॉट को नरेट किया उसके सामने, तो उसने कहा, वह बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने एक कमेंट कहा, वह कहता है कौटिल्य कि एक राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। तो वह ये कमेंट उसके संदर्भ में करता है। इसी संदर्भ में थोड़े बहुत जानकारियाँ जो उनकी हैं हमको अन्य महत्वपूर्ण भारतीय स्रोतों से भी प्राप्त हो जाती है, जो मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो ये प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष जानकारी मिल जाता है, जैसे महाबोधिवंश है, परशिष्ट पर्वन है आदि, लेकिन सिकंदर के आक्रमण का मूल स्रोत नहीं माने जाते हैं। और आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक इतिहासकारों में विंसेंट स्मिथ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इसमें सिकंदर के आक्रमण के प्रभावों पर महत्वपूर्ण उन्होंने चर्चा किया है। और उन्होंने लिखा, वे कहते हैं कि सिकंदर आंधी की तरह आया और झंझावात की तरह चला गया और उसके अभियान का भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह एक औपनिवेशिक जो कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू था, कॉलोनियल सोच थी, उसके तहत इन्होंने भारतीय आधुनिक काल में जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भारत में संघर्ष चल रहा था, जो भारत में एक नेशनलाइजेशन और रेनेसां का दौर चल रहा था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी लोग जो थे, वे लोग पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होकर औपनिवेशिक सत्ता, कॉलोनियल पावर का विरोध कर रहे थे। उनकी सत्ता, उनके मनोबल को कमज़ोर करने के लिए उनमें जो एक प्रकार से कलेक्शन, इंटीग्रेशन की प्रवृत्ति थी, यूनिफिकेशन की प्रवृत्ति थी, उसको कमज़ोर करने के लिए इस तरह के कमेंट्स किए गए। और आगे देखते हैं। फिर आगे स्मिथ ने लिखा सिकंदर के आक्रमण को, कहता है कि इंडिया remained unchanged and the wounds of the battle were quickly healed and the ravaged field smiled again। ठीक है, उसी में एक दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं एडविन अर्नाल्ड। ठीक है, एडविन अर्नाल्ड ने भी सिकंदर के प्रभाव पर महत्वपूर्ण चर्चा किया है। अभी सिकंदर के प्रभाव में हम इनकी चर्चा करेंगे। आगे आते हैं कर्टियस से भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कर्टियस ने पोरस के युद्ध में के संदर्भ में कहा है, यह कहता है कि यह कहता है कि भारतीय जो थे वे हेराक्लीज की मूर्ति को सामने रख के युद्ध किए। हेराक्लीज मतलब भगवान शिव, हेराक्लीज भगवान शिव को कहा जाता है और डायनिसस कहा जाता है भगवान शिव को। ठीक है, तो भगवान कृष्ण को आपको कहा जाता है हेराक्लीज और डायनिसस कहा जाता है भगवान शिव को। तो कहता है हेराक्लीज की मूर्ति लेकर आगे लड़े
और इसके अलावा प्लूटार्क इसी युद्ध की चर्चा करता है। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सेंड्रोकोटस इसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला, जबकि जस्टिन जो है यह एपिटोम में कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो थी यह डाकुओं की सेना थी। सिकंदर के जाने के पश्चात, ठीक है, सिकंदर के जाने के पश्चात भारतीयों ने यूनानी दास्ता का बेड़ा उखाड़ फेंका और इसके जो नेता थे, इसके लीडर पर्सन थे, वो कौन थे? सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमको इन स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्लूटार्क पोरस के युद्ध के साथ कहता है कि यह युद्ध 8 घंटे तक लगातार भीषण रूप से चला, लेकिन इस बार भाग्य ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि संभवतः इस युद्ध में सिकंदर पूरी तरह जीत नहीं पाया था, इसीलिए उसने संधि समझौता करना ही अधिक श्रेयस्कर समझा होगा। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, इंडिका नाम से आगे चल के 3 लोगों ने ग्रंथ लिखा, मेगास्थनीज ने, फिर एरियन ने, फिर आपके केसियस या टेसियस ने। तो 3 लोगों ने इंडिका नाम से ग्रंथ लिखा। मेगास्थनीज का जो ग्रंथ है मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ। इसके आगे चल के 6 प्रमुख राइटर हुए, ट्रेवलर्स हुए, जिसको कहते हैं SDPAPJ। इसका मतलब है स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन। इन लोगों ने बहुत सारे वृत्तांत, बहुत सारे प्लॉट्स और साइटेशन मेगास्थनीज का अपनी किताबों में दिया। इनको आगे चल के संकलित किया मैकिंडल महोदय ने किस किताब में? इंडिया इन इंडिका। इनकी किताब का नाम है इंडिया इन इंडिका नामक किताब में, इसको संकलित किया और इसको लोगों के सामने कंपोज करके प्रस्तुत किया। और दूसरा कंपोजिशन का एक और कार्य किया डॉक्टर स्वानबेक ने। उनकी किताब का नाम है मेगास्थनियन इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका। तो उनको मेगास्थनीजी इंडिका, इस किताब को लिखा डॉक्टर स्वानबेक ने। तो इसमें हमको ये महत्वपूर्ण जानकारी सिकंदर के संदर्भ में प्राप्त हो रही है। मेगास्थनीज कहता है कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत में लगभग 153 शासकों ने लगभग 6451 ईयर तक शासन कर लिया था। फिर समझिएगा, मेगास्थनीज कहता है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले लगभग 153 शासकों ने भारत में 6451 वर्ष तक शासन किया था। तो इससे एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जो सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। वे आधुनिक सोर्स भी हैं और इसके बाद समकालीन सोर्स भी हैं। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा तक देखते हैं। सिकंदर के जो आध्यात्मिक गुरु थे, जो उनके इंस्पिरेशनल पावर थे, जिसको कहते हैं अरिस्टोटल, मतलब आपका अरस्तु उनके आध्यात्मिक गुरु थे। इनके गुरु जो थे अरस्तु, ये इनके पथ प्रदर्शक भी थे। इन्होंने इनके लिए 1-2 ग्रंथ की रचना किया था। इनसे भी हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक किताब का नाम है उनकी ऑन कंसर्निंग कॉलोनीज, ठीक है। और एक किताब है कि आपका उनका किताब है ऑन किंगडम, और एक है पॉलिटिक्स ऑन किंगडम एंड द कंसर्निंग कॉलोनीज। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है अरिस्टोटल के। अरिस्टोटल ने थियरी ऑफ गोल्डन मीन का भी सिद्धांत दिया है, स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत, जिसे कभी कभी महात्मा बुद्ध के थियरी ऑफ मिडिल मीन के साथ भी तुलना किया जाता है। ओके, तो हम लोग सोर्सेस की चर्चा के अब आते हैं। सिकंदर, जैसा कि चर्चा किया कि सिकंदर जब 336 ईसा पूर्व में शासक बना, सिकंदर का जन्म हुआ था 356 में, अभी हम चर्चा किए। और इसके बाद जब सिकंदर के फादर की 336 में उनके अंगरक्षक पोसानियस के नेतृत्व में हत्या कर दी गई, तो उसके बाद ये 20 वर्ष की अवस्था में शासक बना। शासक बनने के बाद सिकंदर ने लगातार कई अभियान किए और सिकंदर का पूरा प्रयास रहा कि बहुत जल्द ही बड़े क्षेत्रों पर अधिकार करके विश्व विजय की संकल्पना को पूर्ण किया जाए। सिकंदर के जो प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम है लियोनिडस। क्या देखिएगा, सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? लियोनिडस।
ठीक है, सिकंदर के गुरु हैं, जबकि अरिस्टोटल जो हैं सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु हैं, सिकंदर के प्रेरणा स्रोत हैं। अरिस्टोटल मतलब हो गया अरस्तु। ठीक है, सिकंदर ने कुछ समय तक मकदूनिया को सेफगार्ड किया। मकदूनिया को सेफगार्ड करने के पश्चात वह अभियान के लिए आगे बढ़ता है और पहले विश्व के अन्य क्षेत्रों आसपास के क्षेत्रों को जीतता हुआ आगे बढ़ने की प्रक्रिया स्थापित करता है। इसमें सिकंदर ने कई क्षेत्र जीते। इनके आधार पर सिकंदर को कई उपाधियाँ दी गई। सिकंदर को लॉर्ड ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया के विजेता होने का इसे लॉर्ड ऑफ एशिया कहते हैं। ही इज़ आल्सो नोन एज द बैसिलस ऑफ मेसिडोन, इसे मेसिडोन का राजा, बैसिलस मतलब होता है राजा, याद रखिएगा। और भारतीय इतिहास में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है कनिष्क का रक्तक अभिलेख, जिसे कहते हैं रवातक अभिलेख। इस अभिलेख में कनिष्क प्रथम की उपाधि जो दी गई है वह है आप बेसिलियस ऑफ बैसिलस। बेसिलियस ऑफ बैसिलस का मतलब था सम्राटों का सम्राट या राजाओं का राजा। तो राजाओं का राजा किसको कहते हैं? बेसिलियस ऑफ बैसिलस कनिष्क फर्स्ट है, जबकि बेसिलियस ऑफ मेसिडोन अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब सिकंदर है। इसको दूसरी बात दी गई फ़ायरो ऑफ इजिप्ट। फ़ायरो मतलब होते हैं जो फ़राओ होते हैं, ये मिस्र के शासक होते थे, जो इनकी उपाधि होती थी फ़राओ। और फ़राओ जो थे यही जो आपके पिरामिड और ममी आपको खूब प्राप्त होता है, इसके मुख्य संरक्षक जो थे ये फ़राओ ही थे। फ़राओ के संदर्भ में कहा जाता है, बर्नी ने कहा अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में, वह कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी रक्त बहाने का उतना ही दोषी है, ठीक है, जितना कभी फ़ायरो ने भी नहीं बहाया होगा। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी रक्त बहाने का उतना दोषी है जितना कि कभी फ़ायरो ने भी नहीं बहाया होगा, मतलब फ़राओं से भी ज़्यादा इसने रक्त बहाया था। अगली इसकी उपाधि है शहंशाह पर्सिया। पर्सिया इज़ नोन एज पारसीक एज ईरान, पर्सिया को ईरान कहते हैं। अब यही पर्सिया को उसने जीता और उसने उपाधि धारण किया कि शहंशाह पर्सिया। तो सिकंदर की उपाधि है लॉर्ड ऑफ एशिया, बेसिलियस ऑफ मेसिडोन, फ़ायरो ऑफ इजिप्ट, शहंशाह ऑफ पर्सिया, ठीक है, इसे कहता है। और इसे द ग्रेट, इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। इसकी 3 प्रमुख रानियाँ थी, एक थी बैक्टीरिया की रानी थी रोक्साना, एक थी इसकी रानी थी बैक्टीरिया की रोक्साना, दूसरी इसकी रानी थी आपकी फारस की थी जिनका नाम है इस्तेतिरा सेकेंड, ये फारस की थी। और तीसरी थी पेरिसाइटिस सेकेंड दूसरी थी, यह भी फारस की थी। तो ठीक है, एक हो गई रोक्साना, दूसरा इस्तेतिरा, तीसरा थी पेरिसाइटिस, ये दोनों फारस की थी और यह थी बैक्टीरिया की, इनकी रानी थी, ठीक है। सिकंदर के एक पुत्र का नाम मिलता है जो रुखसाना से हुआ था, जिसका नाम है अलेक्जेंडर फोर्थ, चौथा अलेक्जेंडर। अब आते हैं कम टू द इन द टॉपिक दैट इज नोन एज द कैंपेन्स ऑफ अलेक्जेंडर। as I told earlier that after safeguarding his motherland, after safeguarding his own kingdom that is known as मेसिडोनिया को सेफगार्डिंग करने के पश्चात, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के पश्चात उसने क्या किया, एंटीपेटर के नेतृत्व में मकदूनिया का साम्राज्य राज्य सौंप दिया और वह विश्व विजय के लिए निकल गया। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले उसने एशिया माइनर, जिसे वर्तमान में तुर्की में स्थित है, उसने एशिया माइनर की विजय किया। इसके बाद पहुंच गया सीरिया को जीतता है, फिर इजिप्ट मिस्र को जीतता है, ठीक है, और मिस्र को जीतने के बाद जीत लेता है बेबीलोनिया को जीतता है, जो आपके इराक के आसपास से बेबीलोनियन संस्कृति जहाँ पे थी प्राचीन काल में, दजला फरात नदियों का क्षेत्र। और उसका जीतता है बैक्टीरिया को जीत लेता है। तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ता है और उसके बाद वो पहुँच जाता है पर्सिया मतलब फारस में, मतलब ईरान के क्षेत्रों में। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, एक तो 334 में हुआ जिसे कहते हैं बैटल ऑफ ईसस, जिसे कहते हैं आप बैटल ऑफ ईसस, मतलब है ईसस का युद्ध। जो ईसस का युद्ध हुआ है, इस युद्ध में उसने फारस के शासक जो थे इस समय थे डेरियस थर्ड, मतलब दारा तृतीय। तो इसने दारा तृतीय या डेरियस थर्ड को इसमें बुरी तरह पराजित किया, लेकिन ईसस के मैदान में पराजित होने के बावजूद भी दारा की सत्ता समाप्त नहीं हुई डेरियस की और वह भाग गया। उसके बाद 331 ईसा में 3 वर्ष बाद सिकंदर ने फिर आक्रमण किया। इस बार एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो भी पीजीटी पूछा गया था क्वेश्चन, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ अर्बेला। तो बैटल ऑफ अर्बेला को कहते हैं गौगा मेला,
अरबेला को क्या कहते हैं, गौगा मेला भी कहते हैं। यद्यपि यह युद्ध था ईरान में, लेकिन जो गौगा मेला या अरबेला है यह वर्तमान में तुर्की में इसका क्षेत्र जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ पे है, तुर्की में चला गया है। तो ठीक है, तो अरबेला या गौगा मेला का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में वह विजय प्राप्त करता है। ठीक है, और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद वह पूरे ईरान पे अधिकार कर लेता है, पूरे फारस को राउंड डालता है और पूरी सत्ता उसकी जो है फारस तक पहुंच जाती है। उसी के बाद से फारसियों से उसको भारत के बारे में जानकारी होती है और फिर वह वहाँ से आगे फारस से आगे बढ़ता है, ईरान से आगे बढ़ता हुआ काबुल, ठीक है, काबुल पहुंचता है और काबुल से होकर वह पहुंच जाता है आपका हिंदुकुश पर्वत के पास, जिसे कहा गया है इंडियन कॉकेसस। हिंदुकुश पर्वत को क्या कहते हैं, आपका जो हिमालय की एक श्रेणी है, तो इसे कहते हैं इंडियन कॉकेसस। और इसे इंडियन कॉकेसस को यूनानियों ने, ठीक है, यूनानियों ने जो इंडियन कॉकेसस का नाम रखा है वह है आपका पैरोपोनेसस। तो पैरोपोनेसस क्या है, इसे कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत से वह खैबर दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करता है। किससे, खैबर दर्रा, आपका खैबर रिफ्ट से प्रवेश करता है, खैबर रिफ्ट दर्रा से प्रवेश करता है। और याद रखिएगा कि महमूद गजनवी भी इसी दर्रे से भारत आया था। महमूद गजनवी और सिकंदर दोनों ने ही भारत में प्रवेश के लिए खैबर दर्रा का प्रयोग किया था, जबकि मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश के लिए गोमल दर्रे का प्रयोग किया था। ओके, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है। आगे देखते हैं। तो इसके पश्चात सिकंदर जब काबुल से होता हुआ इंडियन कॉकेसस पहुंचता है। इंडियन कॉकेसस मतलब आपके हिंदुकुश पर्वत पहुंचता है। हिंदुकुश पर्वत पहुंचने के बाद, ठीक है, वह खैबर दर्रा से होकर भारत में आता है। भारत में आने के पश्चात सबसे पहले जब वह हिंदुकुश पर्वत के पास पहुंचता है तो यहीं पे एक राज्य था निकाया, जिसके शासक थे ओम्फिस मतलब आपके निकाया जब पहुंचता है, सबसे प्रमुख पहला केंद्र क्षेत्र है जिससे सिकंदर का संपर्क हुआ। यहीं पे सिकंदर से तक्षशिला के शासक ओम्फिस, जिसे कहा गया आम्भी, आके मिलते हैं और आम्भी ने सिकंदर को भारतीय अभियानों में सहायता देने और समर्थन देने का यहीं पे वादा किया। यह, ठीक है, यह भारतीय इतिहास में लिखित देशद्रोह का पहला उदाहरण है। यह भारतीय इतिहास में लिखित देशद्रोह का पहला उदाहरण माना जाता है जो आम्भी ने किया। और इसी पे हिंदुकुश पर्वत के उत्तर एरिया में एक और शासक थे जो राज्य करते, जिनका नाम था शशिगुप्त भी आते हैं और शशिगुप्त ने भी सिकंदर से मिलके उसके अभियानों में सहायता देने का आश्वासन दिया। तो दो महत्वपूर्ण जो आपके देशद्रोही हैं, आपके आम्भी और शशिगुप्त के बारे में यहीं पे हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद सिकंदर जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले सिकंदर ने क्या किया, सबसे पहले सिकंदर अपने अभियानों के क्रम में सिकंदर ने पहले निकाया पहुंचा और इसके पश्चात, ठीक है, यहाँ पहला संपर्क हुआ निकाया से। इसको जीत के वो आगे बढ़ता है पुष्कलावती में, इसको जीत के वो पहुँचता है पुष्कलावती में। पुष्कलावती जो है आपका, यह पुष्कलावती में, यहाँ पे पुष्कलावती के अष्टक थे, अष्टक का यहाँ पे राज्य था जिसका कैपिटल आपका था मस्सग। इनका कैपिटल क्या था आपका, आपको सॉरी, इनके पहले थे पुष्कलावती के अष्टकों को आयोजित करता है और इसके पश्चात वह आ जाता है आपका अश्वकों के पास। अश्वक दूसरे हैं, अश्वक की राजधानी थी आपकी मस्सग। अश्वकों की राजधानी क्या थी, मस्सग। ठीक है, इन्हें कहा गया अश्वक मतलब अस्केनस, इनको कहा गया है। इनकी यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है कि सिकंदर का यह पहला प्रमुख प्रतिरोध हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे कहा गया कि यहाँ के लोगों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, अपनी पराजय मान भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सिकंदर, उनके प्रति उचित व्यवहार सिकंदर ने नहीं किया। और सिकंदर प्लूटार्क और डायोडोरस जिसने लिखा है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी, और प्लूटार्क ने लिखा है लाइव्स। प्लूटार्क ने लिखा है कि उत्तम स्वास्थ्य जो है वह उत्तम किताबों से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वह उसका कथन है, याद रखिएगा। तो प्लूटार्क और डियोडोरस कहते हैं कि सिकंदर ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया
और कर्टियस ने, ठीक है, कर्टियस जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट नामक ग्रंथ लिखा है, वह कहता है कि यहाँ की रानी जो थी वो थी क्लियोफिस, उनका नाम है। और क्लियोफिस को समकालीन इतिहासकारों ने, ठीक है, क्लियोफिस को समकालीन इतिहासकार बेसिकली जस्टिस ने अपने एपिटोम में उसे कहा है कि प्रॉस्टिट्यूट क्वीन, उसे कहा कि बेश्या रानी, ठीक है। कहता है कि क्लियोफिस के प्रभाव में सिकंदर आ गए और सिकंदर से क्लियोफिस रानी को बाद में एक पुत्र हुआ था जिसका नाम रखा गया था अलेक्जेंडर। तो कहा गया कि यहाँ पे क्या किया, ठीक है, यहाँ पे सिकंदर ने बीवी बच्चों को भी काफ़ी प्रताड़ित किया, और जो सिकंदर जैसे महान व्यक्तित्व विजेता के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा, एक उसका बहुत बड़ा डिफेम है कि सिकंदर ने आत्मसमर्पण के बाद यहाँ के लोगों को परेशान किया। इसके बाद अगला जो आक्रमण होता है दैट इज नोन एज अर्जुनायन। जो अर्जुनायन है, इसके बाद अर्जुनायन पे आक्रमण करता है। अर्जुनायन पहरा केंद्र है जहाँ पे वहाँ के लोग जब पराजित होने लगे तो इन यहाँ की बीवी बच्चों ने, औरतों ने पहली बार क्या किया, आग में कूद के अपनी अस्मिता को बचाया, आग में कूद के जान दे दिया। इस घटना को भारतीय इतिहास में जौहर प्रथा का प्रथम उदाहरण माना जाता है। जौहर प्रथा का मतलब होता है कि जब किसी बाह्य आक्रांता, विदेशी आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता आदि के सामने अपनी अस्मिता, अपनी चास्टिटी, सतीत्व, अपनी वर्जिनिटी आदि को बचाने के लिए, अपनी प्रजाति शुद्धता को बचाए रखने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जब भारतीय महिलाएं, भारतीय बच्चे अपने आप को आग में झोंक देते हैं, आग में जला के अपना अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्जन कर देते हैं, तो ऐसी पद्धति को, ऐसी प्रथा को भारत में जौहर प्रथा कहा जाता है। तो जौहर का व्यापक उल्लेख जो पहली बार भारतीय इतिहास में उल्लेख मिला है वह अर्जुनायन के साथ युद्ध के समय मिला है, जबकि इसके बाद सबसे प्रमुख जो जौहर प्रथा का उदाहरण है वह अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ की रानी पद्मावती या पद्मिनी के द्वारा किया गया था, जिसका उल्लेख पद्मिनी साका में मिलता है। इसके बाद रानी कर्णावती का उल्लेख मिलता है जो हुमायूं के समय में यह महत्वपूर्ण जौहर हुआ था। तो जौहर प्रथा न केवल भारतीय शासकों में बल्कि मुसलमान शासकों में भी कहीं कहीं अपवादात्मक देखने को मिला है, तथापि राजपूतों में एक महत्वपूर्ण प्रथा थी। और जौहर करने वाली स्त्रियों का जो गुणगान किया जाता है, उनको एक्सटोल किया जाता है, उनकी प्रशंसात्मक जो उक्ति लिखी जाती है उसे कहते हैं साका। तो बहुत सारे हमारे पास ये ऐसे कथानक भी प्राप्त होते हैं। तो अर्जुनायन में पहली बार। अगले जो प्रमुख आक्रमण हुआ वह था आपके पूर्व प्रदेश पे। जो पूर्व प्रदेश है यह बेसिकली पंजाब में झेलम और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र है। पूर्व प्रदेश कहाँ पे है? यह पंजाब में झेलम और चिनाब का क्षेत्र है। पूर्व झेलम और चिनाब नदी का क्षेत्र है। झेलम नदी को वितस्ता भी कहते हैं, ठीक है, झेलम नदी को, ठीक है। और झेलम नदी का नाम है आपका है हाइडेस्पिस, इसको क्या कहते हैं? हाइडेस्पिस। तो यह आपका है HYDASPES हाइडेस्पिस, ठीक है। और चिनाब का जो चिनाब है इसे कहते हैं अस्सिकेनस। तो जो हाइडेस्पिस है इसी पर यहाँ पे इसमें राजा थे, राजा पोरस की माता का नाम था, पिता का नाम था बमनी, याद रखिएगा। राजा पोरस जो थे, पूर्व प्रदेश के शासक जो थे, जो पंजाब में झेलम और चिनाब के बीच में स्थित था। यहाँ के राजा थे पोरस, जिनकी माता का नाम था अनसुईया, इनके माता का नाम था अनसुईया और इनके पिता का नाम था बमनी। यह युद्ध बड़ा भीषण हुआ। कहा जाता है कि प्रारंभिक रूप में जब सिकंदर को जब थोड़ी बहुत पोरस की सेना को सफलता मिली तो वो लोग उसी में आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए। लेकिन रात में ही बहुत आंधी और तूफान आया। उस आंधी और तूफान के बीच में ही सिकंदर ने क्या किया, नाव का बेड़ा बनवा के रात में ही झेलम नदी को पार कर दिया और पार करके वह आक्रमण कर दिया और अंततः वह इस युद्ध में, ठीक है, युद्ध में अंततः वह सफल हुआ। लेकिन उसकी सफलता पर भी कई अवरोध प्राप्त होते हैं। कर्टियस कहता है कि सिकंदर के सामने पोरस की सेना हेराक्लीज की मूर्ति को सामने रखकर युद्ध करती है। हेराक्लीज मतलब होता है भगवान कृष्ण।
हेराक्लिस की मूर्ति लेकर सामने लड़ती है। और इसी युद्ध के संदर्भ में प्लूटार्क कहता कि यह युद्ध भीषण हुआ जो लगातार 8 घंटों तक चला, लेकिन इस बार भाग्य ने, किस्मत ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। इससे पता चलता है कि संभवतः सिकंदर इस युद्ध में पूरी तरह से जीत नहीं पाया, इसीलिए यह युद्ध अनिर्णित ही रह गया। इसीलिए सिकंदर ने पोरस जैसे महान व्यक्तित्व, महान राजा, ठीक है, जो भारत के महान योद्धा थे, उनसे मैत्री संबंध ही स्थापित करना और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ही रखना अधिक श्रेयस्कर समझा। तो इसी के बीच में इस प्रकार का संधि हुआ होगा, ठीक है। तो इस युद्ध के पश्चात उसने विजय स्तंभ के रूप में एक निकाया नगर की स्थापना की। निकाया का मतलब होता है विजयनगर। तो उसने इस युद्ध के पश्चात एक नगर बसाया जिसका नाम था निकाया। निकाया का मतलब होता है विजयनगर, निकाया। और ठीक है, दूसरा एक नगर बसाया, उसका नाम रखा गया बुकेफाला। बुकेफाला क्या है? बुकेफाला सिकंदर के घोड़े का नाम है। सिकंदर के घोड़े का नाम है, जिसे थेसली के एक व्यापारी ने 13 टैलेंट पे खरीदा था। यह क्या था? थेसली के एक व्यापारी ने इसे 13 टैलेंट मुद्रा में खरीदा था। थेसली के व्यापारी थे, ठीक है। तो बुकेफाला उनके सिकंदर घोड़े का नाम है, जिसके नाम पर भारत में उपनिवेश बसाए गए, भारत में नगर बसाए गए। तो इनसे हमको यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पोरस के पश्चात सिकंदर का जो अन्य महत्वपूर्ण अभियान रहा वह हुआ गांधारिस प्रदेश में। गांधारिस प्रदेश के शासक थे छोटा पुरु। पोरस के उत्तराधिकारी एक अन्य उत्तराधिकारी थे जिसका नाम है छोटा पुरु। तो यह हुए छोटा पुरु का क्षेत्र था। यहाँ भी वह जीता। और इसके बाद चला गया कठो में, जिसकी राजधानी थी सांगल। कठो ने बड़ा भीषण युद्ध किया सिकंदर का, काफ़ी हद तक उन्होंने सामना किया, सिकंदर का व्यापक प्रतिरोध किया। कहा जाता है कि सिकंदर इस युद्ध में पराजित हो जाता अगर पोरस की तरफ से सिकंदर को अपेक्षित सहायता न मिली होती। तो संभवतः उस संधि समझौते के बाद पोरस ने थोड़ी बहुत सहायता इस युद्ध में उनकी किया था, इसीलिए इस युद्ध में वो सफल हो पाया। इसके पश्चात सिकंदर का जो अंतिम विजय था वह था पाटल। ग्रीक हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह अंतिम विजय थी जहाँ पे 2 राजा राज्य करते थे। तो पाटल पे 2 राजा एक साथ राज करते थे। दैट इज नोन एज द डायआर्की सिस्टम, द्वैध शासन। 2 राजा एक साथ राज्य करते थे, इसको कहते हैं डायआर्की सिस्टम। तो हमको यह महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही है। इसके पश्चात कहा था कि सिकंदर ने क्या किया। इसके पश्चात सिकंदर व्यास नदी तक पहुँच गया, लेकिन उसके आगे नंद वंश का राज्य था, एक बड़ा साम्राज्य था। उस समय नंद वंश के समकालीन शासक थे आपके अग्रमीज का मतलब अग्रमीज कहा गया है आपके धनानंद को, ठीक है। धनानंद को जस्टिन ने एपिटोम में अ वेल्थी प्रिंस कहा है, एक धनाढ़ राजा भी कहा है। यह न केवल धन संपदा में बल्कि यह सैन्य दृष्टि से भी यह एक पावरफुल समृद्ध राज्य था। और काफ़ी दिनों तक लगभग सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो लगभग सिकंदर 323 तक यहाँ पहुँचता है। तो कुल मिला के लगभग 2.5 साल के आसपास दोनों में गैप हो चुका था। तब से यूनानी सेना आई थी, कोई घर से इसका संपर्क नहीं था, काफ़ी लोग इसमें मारे जा चुके थे, बड़े भीषण युद्ध हुए थे जिसमें इनका मनोबल टूट चुका था। इसलिए सेना इसके आगे जाना नहीं चाहती थी। इसलिए सिकंदर के लाख समझाने के बावजूद भी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया और सिकंदर को मजबूर होकर सेना के रिट्रीट का आदेश देना पड़ा। सेना के प्रत्यावर्तन वापसी का आदेश देना पड़ा। वापसी के समय क्या हुआ कि सिकंदर ने अपने पूरे बेड़े को, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया और इसके माध्यम से वह वापस होता है। लेकिन वापस जाने के समय सिकंदर ने क्या किया, भारत में जितने भी विजित प्रदेश थे, ठीक है, उन प्रदेशों को 4 उपनिवेशों में, 4 क्षेत्रों में, 4 राजनीतिक सत्ता में एकीकृत कर दिया। जो पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में सिकंदर द्वारा किया गया प्रथम पॉलिटिकल इंटीग्रेशन था। क्योंकि इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी कहते हैं जब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया उस समय यहाँ की स्थिति बड़ी खराब थी। वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे जनजातीय प्रकृति के
प्रकृति के राज्य थे और इनकी संख्या वो बताते हैं कम से कम 28। तो इन राज्यों में पूरी तरह से राजनीतिक चेतना, पूरी तरह से उनमें राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति, सांस्कृतिक एकीकरण की प्रवृत्ति का अभाव था। ये आपस में युद्धरत रहते थे, आपस में ही ये ईर्ष्याद्वेषी थे। इसीलिए इनको जीतने के बाद सिकंदर जाते समय इनको 4 क्षेत्रों में बांट देता है, जिसके माध्यम से उसने इन क्षेत्रों में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। इसमें जो सिंध नदी के उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र था वह फिलिप को दे दिया। इसके बाद सिंध और झेलम के बीच का जो क्षेत्र था वह दे दिया गया आपका आंभी को। फिर उसका झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र था दे दिया गया पोरस को। और सिंध नदी का जो निचला भाग था वह दे दिया गया पिथोन को। तो मतलब फिलिप आंभी, मतलब आपके फिलिप आंभी, पोरस और पिथोन, इन्हीं के अंतर्गत उसने उन चारों क्षेत्रों को बांट दिया, चारों क्षेत्रों को समाहित करके एक प्रकार से राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत वहाँ पे कर दिया। और जिसके कारण आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य को इन क्षेत्रों को विजय करने में बहुत आसानी हुई। सिकंदर के बारे में कहा गया कि सिकंदर इसके बाद वापस ही जाता है और वापस पहुँचते हुए बैबीलोन मतलब वर्तमान इराक का क्षेत्र जहाँ मेसोपोटामिया संस्कृति थी, बैबीलोन में पहुँचता है और उसे वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु का मूल कारण जहर देना था, लेकिन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सोर्सेस हमारे पास नहीं है। वापसी जाते समय इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इसका दाह संस्कार आगे चल के सिकंदरिया अफ्रीका में मिस्र में किया गया। ठीक है, सिकंदर की जो शव पेटिका है वह सिडोन के कांस्टेंटिनोपल संग्रहालय में रखा गया है। और यहाँ यह जो है मूर्तिकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण पेश करता है। शव पेटिका तो कहते हैं आपको सैक्रोफेगस, जो सिडोन के कांस्टेंटिनोपल संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, कुल मिला के इसके बाद तो सिकंदर का जो भारतीय अभियान था, यह अभियान 326 में शुरू हुआ और 323 में जाके समाप्त हो गया। सिकंदर के पश्चात जब इनकी मृत्यु हुई, इसके मृत्यु के पश्चात वहाँ पे उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया, जिसमें रोक्साना से उत्पन्न पुत्र अलेक्जेंडर चतुर्थ के लिए संघर्ष हुआ। और आगे चल के इन्हीं संघर्ष की प्रक्रिया में गृहयुद्ध की स्थिति में 2 महत्वपूर्ण संधि हुई। जो एक हुई थी आपके 323 ईसा पूर्व में BC में सिकंदर के समय, वह था आपका ट्रिप रैंडिस की संधि, और दूसरी हुई थी 321 BC ईसा पूर्व में, यह था आपका बैबीलोन की संधि। यह थी आपकी बैबीलोन की संधि। ठीक है, तो इन संधियों के माध्यम से सिकंदर के साम्राज्य को बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जिसमें बैक्टीरिया का क्षेत्र जो है यह आपके सेल्यूकस को प्राप्त हुआ, जहाँ पे आगे चल के डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइडिस वंश का उद्भव हुआ। और इन्हीं के अंतर्गत भारतीय और हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ सिकंदर के उत्तराधिकारियों के समय, जिसे आप इंडो हेलेनिस्टिक कला के रूप में जानते हैं। अब आते हैं जहाँ तक सिकंदर के आक्रमण के परिणामों की बात है, तो सिकंदर के आक्रमण के परिणामों को तत्कालीन इतिहासकारों ने इस संदर्भ में अलग अलग मत रखे। कुछ इतिहासकार, खासकर जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे, इन्होंने सिकंदर के अभियानों को कोई महत्व नहीं दिया। ठीक है, जिसके पीछे उनकी औपनिवेशिक सोच रही, जबकि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव लगभग पश्चिमोत्तर भारत में 250 वर्षों तक रहा। ठीक है, अगर अग्रीगेट रूप से देखें सिकंदर के आक्रमण पे विंसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा कि इंडिया remained unchanged and the wounds of battle were quickly healed and the ravaged field smiled again। ठीक, वह कहता है कि भारत में सिकंदर के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिकंदर आंधी की तरह आया, झंझावात की चला गया, और जो बर्बाद हुए खेत और खलिहान फसल थे वे फिर से लहलहाने लगे। ठीक है, जबकि इसी संदर्भ में जो आपके मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड ने इस संदर्भ में कहा, उनका कथन है, एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ हिस्ट्री लिखा है, मैथ्यू अर्नाल्ड है ये, MATHEW, मैथ्यू अर्नाल्ड। इन्होंने लिखा भारत पे सिकंदर का आक्रमण पे लिखते हैं, द ईस्ट मतलब पूर्वी देश मतलब भारत, द ईस्ट बोड लो मतलब झुक गया, द ईस्ट बोड लो बिफोर द ब्लास्ट, इन पेशेंस, डीप डिस्डेन
इन पेशेंस डीप जस्टेन सी मतलब इंडिया, सी लेट द लेजियन थंडर पास एंड प्लंग्ड इन थॉट अगेन। वह कहता है कि भारत यूनानी आक्रमण के सामने धीर गंभीर और गंभीर घृणा के भाव से नतमस्तक हो गया और सेना की गर्जना के जाने के पश्चात वह फिर से अपने विचारों में मग्न हो गया। मतलब पूरे भारतीय अभियान, सिकंदर के अभियानों के जो भी प्रतिरोध हुआ उस प्रतिरोध को पूरा ख़त्म कर दिया गया। उस प्रतिरोध के सामने केवल भारतीयों में एक नैसर्गिक जो सर्वधर्म संभाव की स्थिति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ भारतीयों में विरोध की प्रवृत्ति और प्रतिरोध की प्रवृत्ति को नकारते हुए उसमें आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति दिखाने का प्रयास किया गया, जो भारत पे सिकंदर के आक्रमण और भारतीयों के प्रतिरोध दोनों के प्रति जो है यह अतिवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। ओके, तो आगे देखते हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए सिकंदर के आक्रमण का तो कई बहुत परिणाम पड़ा। पहली बात तो है कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व से पश्चिमोत्तर भारत में पहली बार राजनीतिक एकीकरण हुआ। पहला प्रभाव तो सिकंदर का जो इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री जो इंडियन इम्पैक्ट है तो पहला है इसका इम्पैक्ट है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में भारत में क्षेत्रों में राजनीतिक एकीकरण हुआ। दूसरा इसी के कारण इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि यदि महापद्मनंद पूर्वी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, उसका पूर्वगामी रहा, उसका प्रीडिसीजर रहा, तो यही काम पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर महान ने उसके लिए किया। ठीक है, तो सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया और जबकि पूर्वी भारत में महापद्मनंद ने बहुत सारे प्रांतों को जीतकर मगध साम्राज्य की सत्ता को मजबूत कर दिया था और वह कलिंग तक लेकर कुछ हद तक कन्नड़ के क्षेत्रों में कुंतल प्रदेश को, उसके बाद पंचाल को, काशी को, पुरु को, आदि क्षेत्रों को उसने जीत कर एक बड़े साम्राज्य की रचना कर दिया था और इसी पृष्ठभूमि पे आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन एक अखिल भारतीय राज्य की संकल्पना संपादित हो पाई, चरितार्थ हो पाई। दूसरा है पहली बार रोमिला थापर मानते हैं कि भारत में सिकंदर के आक्रमण से पहली बार तिथियुक्त इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, जो सिकंदर के आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव है। अगला देखिए, इसके बाद कला और उसके बाद भारत में छत्रप प्रणाली की शुरुआत जो है प्रशासन में सिकंदर के आक्रमण का परिणाम है। सिकंदर ने भारत में उलूक शैली की मुद्रा जारी किया। उलूक शैली की मुद्रा जारी किया। ठीक है, यह भी इसके अनुसरण पे भारत में बहुत सारे सिक्के जारी हुए, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कला और स्थापत्य के क्षेत्र में जो पश्चिमोत्तर भारत में गंधार कला है, जिसके विकास में मुख्यतः भारतीय और ग्रीक दोनों ने योगदान दिया। इसी कारण इसे इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं और इसे इंडियन हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। तो इस कला का विकास हुआ, दोनों ने मिलकर इस कला शैली को समुन्नत बनाया, समृद्ध बनाया। ठीक है, और निहार रंजन राय का अगर देखें तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक कह दिया कि मौर्य काल के जो अशोक के स्तंभ हैं उन पे जो पशु मूर्तियाँ हैं यह भी इसी का परिणाम है। तो सिकंदर के आक्रमण का ही परिणाम मौर्य स्तंभों पर युक्त पशु मूर्तियाँ हैं, यह भी इसका परिणाम है। साथ ही साथ इसके बाद धर्म और दर्शन में देखें तो पहली बार यूनानी प्लस भारतीय धर्म और दर्शन का एकीकरण हुआ, समन्वय हुआ, जो महत्वपूर्ण परिणाम है। सिकंदर ने आने सिक्रिटिस को भारतीय साधु संतों से, भारतीय दार्शनिकों से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए भेजा था। सिकंदर ने कल्याण और मंडन आदि ऋषियों से मुलाकात किया था। मंडन से सिकंदर ने उनको आमंत्रित किया, बुलाया, लेकिन मंडन ने मना कर दिया। और मंडन ऋषि उनका नाम है। मंडन ऋषि ने कहा कि सम्राट उनका सिर काट सकता है,
लेकिन उनके आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। सम्राट उनका सिर काट सकता है लेकिन उनके आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिकंदर के आक्रमणों के प्रभावों को इस तरह से दंडनीकार नहीं कर सकता है। वस्तुतः पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक एकीकरण के क्षेत्र में सिकंदर का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। सिकंदर के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में बहुत सारे यूनानी उपनिवेश की स्थापना हुई, जैसे निकाया नगर, बुकेफाला, अलेक्जेंड्रिया मतलब सिकंदरिया नगर, सिकंदरिया और सिकंदरिया सोग्डियाना जो सिंध और जो सिंध और पंजाब के क्षेत्र में है। सिकंदरिया सोग्डियाना, सिकंदरिया सोग्डियाना, ठीक है। तो इन औपनिवेशिक केंद्रों का भी इसी के आक्रमण के फलस्वरूप शुरुआत हुई। तो कुल मिला के सिकंदर के आक्रमण के बहुत सारे इम्पैक्ट रहे। यह अलग बात है कि सिकंदर के आक्रमण के बहुत ज़्यादा अस्थायी प्रभाव नहीं हैं, तथापि सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव को पूरी तरह से आंधी और झंझावात करके उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। विश्व इतिहास में सिकंदर का कई दृष्टिकोण से महत्व है। सिकंदर ने केवल 33 वर्ष की अवस्था में विश्व विजय का ख्वाब देखा, विश्व विजय करने का प्रयास किया, जो तत्कालीन समय में इतनी असुविधाओं के बावजूद, यातायात की असुविधाओं के बावजूद, संसाधनों की कमी के बावजूद, तकनीक की कमी के बावजूद और उसके बाद कम्युनिकेशन गैप के बावजूद भी सिकंदर ने यह प्रयास किया। यह वास्तव में उसके व्यक्तित्व और उसके दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है। सफलता असफलता का दृष्टिकोण अलग है, भावनात्मक और सैद्धांतिक पक्ष दोनों अलग होते हैं, तथापि सिकंदर भले ही पूरी विश्व को न जीत पाया हो, लेकिन विश्व को जीतने का प्रयास यह उच्चतम दृष्टिकोण और उच्चतम साहस का प्रतिबिंब माना जा सकता है। और सिकंदर का आगे चल के भी बहुत लोगों ने अनुसरण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं भी विश्व विजय का प्रयास किया और अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय के प्रयास के लिए ही उसने सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कहा जाता है कि समकालीन मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान में भी विश्व विजय की भावना घर कर गई थी, इसीलिए उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, दल पंगुल का मतलब था विश्व विजेता, ठीक है। तो मतलब है सिकंदर का बहुत बड़ा रेलेवेंस है भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास में एक महान व्यक्तित्व रहे हैं, इसीलिए सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसके आगे हम लोग की चर्चा करेंगे दूसरे लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।